बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह हो। इद्दत का केस और बुशरा बीबी की परेशानी ये तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। स्पेशली इस केस में मोहम्मद लतीफ़ की गवाही, खावर फरीद मानका की तरफ से जो आखिरी समाअत थी सेशन अदालत के रूबरू, उसमें उन्होंने जिस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया और जो कुछ हुआ, तो लिहाजा जितनी बार भी ये केस अदालत में जाएगा उतनी बार ये बातें होंगी और बुशरा बीबी कभी नहीं चाहती कि ये बातें हों। लेकिन जो ख़बर मेरे पास है वो ख़बर इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए किसी बम से कम नहीं है, क्योंकि अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये फ़ैसला किया गया है कि इस केस पर दोबारा से समाअत होगी। वो कहते हैं ना अपना 100 जूतों की सज़ा, और 99 से दोबारा नए सिरे से शुरू होने जा रहा है मामला। लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है कि जिक्र करते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक इंतहाई अहम केस था और ये केस था मखसूस नशिस्तों के हवाले से। यूँ तो इस केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, लेकिन फुल कोर्ट में आज जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के माबैन जो है वो तल्ख जुमलों का तबादला भी देखा गया। वैसे मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो एक अरसे के बाद किसी बेंच का हिस्सा बने, बल्कि स्पेशली उस बेंच का हिस्सा बने जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा भी मौजूद हैं। मुनीब अख्तर साहब और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के माबैन जो है एक तरह का इख्तलाफ राय पहले भी सामने आता रहा है। अभी हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि बेंचेस की तश्कील के हवाले से मामला जो थे उसमें भी एक इख्तलाफ राय जो है वो मौजूद था, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और काजी फ़ायज़ ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, एक चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी सामने आती रहीं। लेकिन अगर उसकी तरफ जाएंगे तो फिर व्लॉग जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो लिहाजा सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो ज़रा मुख्तसर सा अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो सर, इस केस की जब समाअत का आगाज़ हुआ तो बुनियादी तौर पे दलाइल देने थे दरख्वास्त गुजार के वकील, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं फैसल सदीकी साहब, वो मुनासिब दलाइल नहीं दे पाए। उसकी वजह यह नहीं है कि उनकी तैयारी नहीं थी, बल्कि वजह यह है कि फुल कोर्ट में शामिल जजेस ने सवाल ही इतने किए कि वो किसी भी सवाल का मुनासिब जवाब नहीं दे पाए, और कई मौक़ों पर जनाब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को इसमें जो है वो इंटरप्ट करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जी आप अपने दलाइल दें, क्योंकि अदालत ने फ़ैसला जो है वो वकील के दलाइल की बुनियाद पे करना होता है, जजेस के सवालात की बुनियाद पे नहीं करना होता। जजेस के सवालात जो हैं वो वकील से मावनत के लिए किए जाते हैं कि जी ये सवाल है, आप इस पर अदालत की मावनत करें। तो सवाल की चूँकि बुछाड़ थी, लेकिन सवालात की वजह से ही इख्तलाफात जो है वो मज़ीद बढ़कर सामने आए। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब जो हैं उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आखिर कैसे ये जो उम्मीदवारान थे तहरीक इंसाफ के, इनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया। इसी तरह उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया तब इस फैसले को चैलेंज क्यों ना किया गया, और अगर किया गया तो इसका प्रोसेस क्या है। उनको बताया गया कि इस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, फिर उसके बाद एक अपील की सूरत में अब भी यह मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। इसी तरह चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं, चूँकि केस का एक तरीक़ाकार है ना कि हमने जो कल को फ़ैसला देना है उसमें तमाम जो चीज़ें हैं वो शामिल की जाती हैं। चीफ जस्टिस साहब ने फैसल सिद्दीकी साहब से कहा कि आप ज़रा ये बताएं कि आपके पास इस हवाले से क्या डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि अगर आपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए वो कैसे किए, लिस्टें दी नहीं दी, क्या इशू था। तो जिस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ की तरफ से मखसूस नशिस्तों के लिए फ़हरिस्त जमा करवाई गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान था वो उनसे छीन लिया। फिर उसके बाद इन लोगों को जो है वो आज़ाद हैसियत में डिक्लेयर कर दिया कि ये आज़ाद लोग होंगे। इसी तरह एक मौके पर चीफ जस्टिस साहब ने फैसल सिद्दीकी साहब से कहा कि इसके जो असल बेनिफिशरी हैं, अभी जो इस वक्त बेनिफिशरी हैं, उनको भी इसमें फ़रीक होना चाहिए। तो जिस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी अगर अदालत मुनासिब समझे तो उनको नोटिस जारी किया जा सकता है। तो दौरान समाअत चीफ जस्टिस साहब ने इस बात पे सवाल उठाया कि जो मौजूदा बेनिफिशरीज हैं, यानी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM, वो क्या चाहती हैं, उनका इस केस में क्या नुक्ता नज़र है। तो जनाब JUI समेत, मैं JUI का स्पेशली नाम मैंने इसलिए किया है कि मौलाना फजल रहमान और इस वक्त तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के माबैन जो है एक वो राब्ते जारी हैं,
और ये दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ मिल के तहरीक चलाएंगी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कमरा अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मौक़िफ़ की मुखालफत करते हैं, यानी कि उनका ये ख्याल है कि जो सीटें उनको अजाफ़ी दी गई हैं ये उनका हक़ है और वो इस केस को फाइट करने का फ़ैसला कर चुके हैं। बाकी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ था। इसी तरह दौरान समाअत बहुत सारे सवालात उठाए गए, लेकिन जो नोक झोंक हुई उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब या जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब, अतर मिनल्ला साहब, मंसूर अली शाह साहब और काजी अमीनुद्दीन साहब, इरफान सादत साहब मुख्तलिफ जब सवालात किए जा रहे थे, बुछाड़ दिए, तो वकील साहब की तरफ से दलाइल सामने नहीं आ रहे थे, जिस पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि मैं गुज़िश्ता आधे घंटे से सिर्फ ये इंतज़ार कर रहा हूँ कि फैसल सदीकी साहब कुछ दलाइल दें ताकि मैं चीज़ें नोट कर सकूँ। तो फैसल सदीकी साहब जो है वो ज़ाहिर है वो कह रहे थे सवाल आ रहे हैं तो मैं सवाल के जवाबात जो है वो दे रहा हूं, तो जिस पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि आप सवालात के जवाबात छोड़ें, आप अपने दलाइल दें। तो एक मौके पे ये बात भी की। इसी तरह आगे चल के फिर जब ये बात हुई तो इस पर जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन्होंने इस पर बड़ा सख्त किस्म का जो है वो रिस्पॉन्ड किया। हालांकि ये मोस्टली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब चीफ जस्टिस साहब ने फैसल सदीकी साहब से कहा कि जी आप अपने दलाइल जो हैं वो दें, हम आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं। एक मौका पर चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि वो एक बार फुल कोर्ट के सामने पेश हुए तो इसी तरह जब सवालात किए जा रहे थे उनके दलाइल नहीं सुने जा रहे थे, तो उन्होंने बेंच से कहा कि अगर आप जो है वो फैसला कर चुके हैं तो फिर मैं अपने दलाइल कंप्लीट कर लेता हूं, मैं ख़त्म कर देता हूं। वैसे ये बात उन्होंने मेरा ख्याल है कि जब उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ था ना तो उस वक्त उन्होंने ये चीज़ वहाँ पे की थी। तो उन्होंने कहा कि फैसल सदीकी साहब हम आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं, आप अपने दलाइल दें। जिस पर जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है, फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक हासिल है और किसी किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। ये चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के जो रिमार्क्स थे उनके हवाले से ये कहा गया कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जजिस के माबैन जो इख्तलाफ राय है वो किस हद तक आगे बढ़ चुका है और मामला जो हैं वो काफ़ी ख़राब दिखाई दे रहे हैं। वो इस तरह से, वैसे जजिस जो हैं वो दौरान समाअत अपना जो माइंड है वो शेयर करते हैं, वो सवाल उठाते हैं। जैसे जनाब मंदुखेल साहब ने बहुत अहम सवाल उठाए, अतर मिनल्ला साहब जो हैं उन्होंने बुनियादी सवाल उठाए, और लेकिन अतर मिनल्ला साहब बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि टेक्निकली इलेक्शन कमीशन ने गलती की है और इलेक्शन कमीशन को अपनी गलती सुधारनी चाहिए। यानी कि तहरीक इंसाफ जब रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है तो ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये तहरीक इंसाफ का हक बनता है, तो ये तहरीक इंसाफ को दी जानी चाहिए। लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब जो हैं उन्होंने भी ये सवाल तो ज़रूर उठाया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जवाब भी दिया जाना चाहिए कि जब एक सियासी जमात जो है उसने कोई मखसूस नशिस्तों के हवाले से लिस्ट जमा नहीं करवाई तो फिर उसके बाद कैसे उन्हें जो है वो ये लिस्ट ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो अलॉटमेंट है ये की जा सकती है। तो बुनियादी तौर पे आज की जो समाअत हुई है उसमें जजिस की मुख्तलिफ राय तो सामने ज़रूर आई, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और मुनीब अख्तर साहब के जो सवालात थे अगर इनका खुलासा बयान किया जाए तो इनके मुताबिक केस तो फिर हो गया ख़त्म। क्योंकि अगर आप इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है और आज़ाद हसीयत में जीतने वाले लोग जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन सकते हैं, तो फिर ये तहरीक इंसाफ में शामिल भी हो सकते थे। ये बुनियादी तौर पे एक टेक्निकल सवाल तो बनता है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में लोगों की शमूलियत के हवाले से जो सर्टिफिकेट थे उनको तस्लीम कर दिया गया। यह सवाल भी उठाया गया था जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से, लेकिन हैरत मुझे तब हुई कि इलेक्शन कमीशन के वकील साहब जो हैं वो खामोश बैठे रहे। हो सकता है जब उनकी बारी आए वो इसका जवाब दें, लेकिन मैं आपके सामने ये गुजारिश रखना चाहता हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से जो सर्टिफिकेट्स दिए गए थे उनको कब इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद जब गज़ट नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसके बाद इनके वो जो अपना डिक्लेरेशन थे वो तस्लीम नहीं किए गए। उसकी वजह यह थी कि इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास
कोई एक नशिस्त भी नहीं है इन इंतखाबात में। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो लिख के इलेक्शन कमीशन को दिया है कि जी हम तो इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर रहे, तो हम मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट भी जमा नहीं करवाएंगे। तो लिहाजा जब एक जमात का पार्लिमान में वजूद ही नहीं तो आप उस जमात का हिस्सा नहीं बन सकते। तो जो इनके डिक्लेरेशन तस्लीम किए गए वो ज़िमनी इंतखाबात के बाद किए गए। अभी जो हालिया ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उनमें खैबर पख्तूनख्वा से एक नशिस्त जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जीती थी, जिसके बाद इनके जो डिक्लेरेशन है वो तस्लीम किए गए। और जहाँ तक बात है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये इलेक्शन आम इंतखाबात जो हैं पोलिंग डे से पहले जमा होती है। जो शेड्यूल आता है उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि ये 22 दिसंबर तक शायद जमा होनी थी या इससे पहले, मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन ये दिसंबर में जमा होनी थी। लेकिन जब वो प्रोसेस गुजर गया तो फिर उसके बाद इनको कैसे नशिस्तें अलॉट की जा सकती हैं। और अगर तहरीके इंसाफ के हवाले से ये जजिस का जो माइंड सामने आ रहा है कि जनाब एक सियासी जमात जब रजिस्टर्ड जमात है, भले उसके पास कोई इंतखाबी निशान नहीं है, तो फिर भी आज़ाद हसीयत में आने वाले लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो फिर कल कलां जो है वो तो ऐसी सिचुएशन भी पैदा हो सकती है कि कोई भी जमात भले वो इलेक्शन ना जीते, जैसे काजी फायद ईसा साहब ने ये बाकायदा तौर पे ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि अगर एक सियासी जमात जो है वो 100 नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ती है, 100 नशिस्तों पे एक एक वोट की वजह से वो हार जाती है, लेकिन मजमूई तौर पे उसको पढ़ने वाले वोट जो हैं वो सबसे ज़्यादा हों, तो तब क्या सूरत हाल हो बनेगी। हमें जमहूरियत को इसके मुकम्मल पैराए में देखना पड़ेगा। ज़ाहिर है ना, अगर वो कल क्लेम कर दें कि जी हमें जो मजमूई तौर पे इतने करोड़ लोगों ने वोट दिया है, तो लिहाजा ये अवामी मैंडेट तस्लीम किया जाए और हमें हुकूमत करने का मौका दिया जाए, तो तब क्या सिचुएशन पैदा होगी। क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम में जमहूरियत में मुंतखब अराकीन की राय को अक्सरियत को अहमियत दी जाती है। अब ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन मैं कौन होता हूँ जी इसमें अपनी राय देने का। मैंने तो आपको एक सिचुएशन बताने की कोशिश की, बाकी फैसला तो करना है सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट डे टू डे इस पर हेयरिंग करेगी और होपफुली कि बहुत जल्द इस पर जो है वो फैसला आ जाएगा, और फैसला आना भी चाहिए ताकि पता चले कि मुल्क ने किस तरह आगे बढ़ना है। ये जो इस वक्त हैजान बर्पा किया जा चुका है ना, अब देखें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो एक तरह से गैर फाल होकर बैठी हुई है। एक तो पहले वहाँ पे तकरीबन 1.5-2 माह तक असम्बली का इजलास ही नहीं बुलाया गया, क्योंकि जी अरकान असम्बली से हलफ नहीं हमने लेना। फिर उसके बाद इसी वजह से अभी तक वहाँ पे सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए। आपका सेनेट जो है ऐवान बाला अभी तक नामुकम्मल है, क्योंकि एक सूबे की वहाँ पे नुमाइंदगी नहीं है, वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ। और इसी तरह आप देखें कि जी कौमी असम्बली भी जो है वो नामुकम्मल है, क्योंकि तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की गलतियों का खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला किया था कि ये नशिस्तें इनको नहीं मिल सकती, लेकिन ऐवान को खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता, नामुकम्मल नहीं छोड़ा जा सकता। लिहाजा वो नशिस्तें जो हैं वो दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ को दे दी गई। और कानून के मुताबिक ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पोलिटिकल पार्टीज़ को अलाट होनी है, ये किसी भी आज़ाद हसीयत में आने वाले रुकन को नहीं मिले। अगर आज़ाद हसीयत में कोई बंदा जीत जाता है, फॉर एग्जांपल अभी जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है, अब आज़ाद अराकीन जो हैं वो कहेंगे जी हमने आज़ाद लोगों का ये 50 का एक ग्रुप बना लिया है, तो लिहाजा इस तनासुब से हमें जो मखसूस नशिस्तें मिलती हैं वो हमें अलाट कर दी जाएँ। क्या ये मुमकिन है? तो कानून के मुताबिक ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये नुमाइंदगी जो है वो पोलिटिकल पार्टीज़ ने करनी है। तो लिहाजा चलें, मैंने अपनी राय आपके साथ शेयर किया, बाकी फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला हुक्म जारी करेगी वो सरेखाम जो है वो तस्लीम कर लिया जाएगा। और इसी तरह आज जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो है बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से। ये इद्दत का केस है, बल्कि इद्दत में शिद्दत वाला केस है, और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद शिद्दत आती हुई दिखाई देती है। वैसे ये वो केस है कि जिससे जान छुड़वाने के लिए बुशरा बीबी ने बड़ी मेहनत की, उन्होंने बहुत राब्ते किए। वो जो ख़बरें सामने आई थी ना कि एक अपना ब्लैक शीशों वाली गाड़ी, और वहाँ से बुशरा बीबी उसमें बैठी और इस्लामाबाद के एक बड़े जो है वो अपना घर में पहुँची, वहाँ पे मुलाकातें हुई, फिर कंट्रोल टावर से राब्तों की खबरें। वो बुनियादी तौर पे बुशरा बीबी इद्दत केस को जो है वो एक तरह से ख़त्म करवाना चाहती थी, और इन्होंने कोशिश की कि इद्दत केस जो है इस पर अदालत में समाअत ना हो और मामला रफा दफ़ा हो जाए, लेकिन ये नहीं हो पाया। सब ने देखा कि इद्दत केस पे समाअत हुई, अडयाला जेल के अंदर खावर फरीद मानिका और उनके मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने बयानात भी रिकॉर्ड करवाए,
निकाह ख्वान मुफ्ती सईद और ओन चौधरी साहब जो हैं उन्होंने भी अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए। फिर उसके बाद सज़ा हुई, मामला जो है अपील की सूरत में सेशन अदालत चला गया, जहाँ पे तकरीबन समाज जो है मुकम्मल कर दी गई थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जमत साहब जो हैं उन्होंने जब फैसला सुनाना था तो उस वक़्त जो है वो खावर फरीद मानका साहब ने कमरा अदालत में एक तूफ़ान बर्पा कर दिया। उन्होंने वहाँ पे एक जज्बाती माहौल भी पैदा कर दिया, इमरान खान को बददुआएँ दी, इमरान खान के किरदार पे बहुत कीचड़ उछाला, जिसकी वजह से कमरा अदालत का माहौल भी ख़राब हुआ। खावर फरीद मानका पर हमला किया गया। खावर फरीद मानका ने जज पर अदम एतमाद किया और सूरत हाल इस कदर ख़राब हुई कि जज साहब को मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वापस भेजना पड़ा, इस सवाल के साथ कि क्योंकि जो खावर फरीद मानका साहब हैं वो उन पर बार बार अदम एतमाद कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या उन्हें इस केस का फ़ैसला सुनाना चाहिए, इस पर मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए। चूँकि उन्होंने अपनी ओपिनियन दी थी कि वो अब इस पर फ़ैसला अगर सुना भी दें तो ये मुतनाज़ा फ़ैसला रहेगा। जिसके बाद जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उनकी जो दरख्वास्त थी या ख़त थी उसको मंजूर कर लिया है और ये केस नए सिरे से समाअत के लिए नए जो जज साहब हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं जनाब मोहम्मद अफजल मजोका साहब, उनको रेफ़र कर दिया है। अब जनाब अफजल मजोका साहब नए सिरे से इस पर समाअत करेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस केस की समाअत के दौरान जितनी बार इसकी समाअत होती है ना, उतनी बार जो है बुशरा बीबी और इमरान खान का किरदार जो है वो सामने आता है, उस पर जिस किस्म का वो किरदार था वो सामने आता है और लोग जो है उस पर बातें करते हैं। अब एक बार फिर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो ये तो वही काम हो गया ना कि अगर किसी को सज़ा हुई कि जनाब इन्हें 100 जुत्ती पवेगी, अब वो 99 जूतियाँ पड़ने के बाद फिर फैसला हुआ नहीं जी नवे से तो शुरू करो, तो ये दोबारा जो है वो अपना इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं उनको ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और ये उनको तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन तैयारी फड़ लो जनाब चीफ जस्टिस साहब, आपके ख़िलाफ़ ये जो बदतमीज़ ब्रिगेड है ना ये बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग करेगी। वैसे पहले भी करती रही है, अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।